हेलो एवरीवन। तो बच्चे आज का क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितना बोलूं कम होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग मात्र 3 क्वेश्चन कराएंगे। 3 सोशल साइंस का, ज्योग्राफी भूगोल का 3 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपको मैट्रिक परीक्षा 2022 में निश्चित रूप से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। मे बी आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस बार मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया भी गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। चलिए, इसका पहले आंसर को पढ़ते फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश यानी जो पहाड़ी इलाका ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में पट्टी कृषि के अंतर्गत, जिसको पट्टिका को ही पट्टी बोलते हैं, तो पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो भी हिमालय पर्वतीय प्रदेश होता है, ठीक है ना, जैसे उत्तराखंड हो गया आपका, है ना, जो भी आपका जहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा हो, ध्यान से देखिएगा, तो वहां पे जो बड़ा खेत है ना, तो बड़े बड़े खेतों को ना पट्टियों में बांटा जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे आपको बताता हूँ। ये देखिए, बड़ा खेत है ना, तो इस तरीके से पट्टियों में इसको बांटा जाता है। पट्टी जैसे कि क्यारी बनाते हैं ना, क्यारी, तो उस तरीके का ये पट्टी बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो पट्टियों में बांटा जाता है, बड़े खेत को छोटे छोटे पट्टियों में। अब ध्यान से देखिए आगे, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, यानी जो फसल रहता है ना, उसके बीच में जो है कि घास की पट्टियां उगाई जाती है। ध्यान से देखिए, फसलों के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे फसल है, ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में इस तरीके में जो है घास की पट्टियां उगाई जाती है, ठीक है ना। क्यों उगाई जाती है तो आगे हम बताते हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल, पवन मतलब हवा के द्वारा, जो तेजी से जब हवा बहती है, पहाड़ी क्षेत्र में हवा बहता है ना, तो जो हवा चलती है जनित बल को कमजोर कर देती है। यानी तेज से जब हवा आती है, तो जब फसल के काटे काट में जो क्यारी के तौर पे आपको जो है, जैसे ये फसल है बीच में, और ये काटे काट में जो आपका ये दिखाई दे रहा है, अगर ये घास रहेगा तो हवा को जो भी तेज से झोंका आता है तो घास पे पड़ता है और फसल जो है नुकसान होने से बच जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कमजोर कर देती है ये पवन द्वारा जनित बल को, कौन, यानी घास कमजोर कर देती है, जिससे फसलों नुकसान होने से बच जाती है। चलिए, ये तो एक लिखित तरीका है। अब इसको आप अपनी भाषा में समझिए, गारंटी के साथ बोलते हो कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, घर पे आप रिलेट कीजिए कि मकई का आप खेती जानते होंगे कि क्यारी में होता है, और उसको देखेगा कि नुकसान से बचने के लिए कोई काटे काट में लोग कोई दूसरा चीज घास वगैरह लगा देते हैं, जई वगैरह लगा देते हैं, ताकि बाहरी प्रभाव जो है, जो खाने चरने वाला हो, घास तक ही सीमित रह जाए और आपकी फसल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ध्यान, जो भी पहाड़ी इलाके होता है, वो खेत को ना पट्टियों में बांट दिया जाता है, और पट्टियों के बीच में जो है घास लगा दिया जाता है, ताकि जब वहां तेजी से हवा चले तो ये घास जो है उसको कमजोर बना देती है, यानी कि तेज हवा को मंद कर देती है, और फसल पर पूरा इफेक्ट नहीं पड़ता है और फसल नुकसान होने से बच जाता है। तो इस तरीके की खेती को जो है पट्टिका कृषि कहते हैं, ठीक है ना। और आई होप कि ये क्वेश्चन आएगा तब जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगली क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हरित क्रांति जो है फसलों में वृद्धि हेतु एक क्रांति आई थी लगभग 1960 के दशक में। 1960 के दशक में एक क्रांति आई थी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो इसके अंतर्गत बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी है, तो इसको कम लिखना है, तो कम में कैसे लिखे तो वो देखिए कि भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गया था। भारत की नई कृषि नीति जो था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी,
1967-68 में लागू किया गया था। क्या था इस नीति में, तो ध्यान से देखिए, जिससे अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया, यानी वैसे बीज को बोया गया जो अधिक उपज देता है, यूं कह सकते हैं उत्तम किस्म को बीज बोया गया, तथा कृषि के नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। कृषि का जो नया नया टेक्नोलॉजी था, नए नए तरीके से, जैसे पहले हल बैल से खेती होता था, ट्रैक्टर वगैरह, है ना, नई तकनीकों द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है ना, इससे फसल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसमें 2-3 बातें याद रखेगा, उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया फसलों में, उसके बाद सिंचाई का समुचित प्रबंध किया गया। ठीक है ना, तो ऐसा करने से क्या हुआ, नए तरीके से, नए तकनीक से कृषि किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि फसल के उत्पादन में जो है, प्रोडक्शन में ग्रो होगा, वृद्धि होगा। ठीक है ना, तो वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। एक बार मैं पढ़ रहा हूं कि भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिससे अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि के नई तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा तेजी में वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा, कुछ नहीं, इतना ही रखिएगा कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था कि नए तरीके से खेती किया गया था, नए नए टेक्नोलॉजी का, हल बैल के जगह पर जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया, उर्वरक, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, है ना, उत्तम किस्म का बीज बताइए, सिंचाई का समुचित व्यवस्था किया गया। ठीक है ना, इससे क्या हुआ कि उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, इसी को हरित क्रांति कहते हैं। आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कभी नहीं भूलिएगा। सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? ठीक है, तो सबसे पहले सार्वजनिक उद्योग समझते हैं। जैसे नाम से देखिए, सार्वजनिक कैसे लिखना है, सार्वजनिक को थोड़ा बोल्ट में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, फिर नॉर्मल अक्षरों में लिखना है। तो देखिए, सार्वजनिक उद्योग को ऐसा उद्योग जिससे संचालन के जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है, बड़ा पॉइंट है। यानी ऐसा उद्योग, ऐसा कारखाना, ऐसा फैक्ट्री जिसका संचालन की जिम्मेदारी, ठीक है ना, किसके हाथों में होती है? सरकार के हाथों में होती है। ध्यान से देखिएगा, सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, तो ऐसे ही उद्योग को हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इतना ही काफी। और आगे देखें, सरकार के हाथ में होती है, जिसे प्राय भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। जिसमें प्राय सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत किसको रखा जाता है? भारी उद्योग को, बड़ा बड़ा कारखाने को इसमें सम्मिलित किया जाता है। भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। ठीक है ना, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, इस सब का जो इस्पात उद्योग है, ये सार्वजनिक उद्योग है, ये भारी उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। तो सिंपल सा आपको कैसे याद रखना बच्चों, क्या लिखना है आपके पेपर में? बस ये लिखना है कि ऐसा उद्योग जिसके संचालन की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है, कोई निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, कोई खास व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, सरकार में होती है, सरकार के हाथ में होती है। जिसमें प्राय भारी और आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। जैसे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई का जो बोकारो, इस सब का जो इस्पात उद्योग है, यह सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। याद हुआ कि नहीं बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपका भी इच्छा है कि मैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस करूं, 450 प्लस करूं, या फिर अच्छे स्कोर से पास करूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली रात 7:30 बजे लाइव देखिएगा। पूरा 500 पेपर की तैयारी करा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक समझ गया, अब समझते हैं निजी उद्योग। जैसा कि नाम से निजी, पर्सनल, ध्यान से देखिए, निजी उद्योग। तो निजी उद्योग देकर के डैश देंगे, 12 में लिखेंगे। देखिए जैसे मैं लिखा हूं, फिर एक नॉर्मल राइटिंग में क्या लिखेंगे? ऐसे उद्योग का स्वामित्व, किसका? निजी उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष
या सरकारी समिति के हाथों में होता है, किसी व्यक्ति विशेष या सरकारी समिति के हाथ में होता है। यानी ऐसा उद्योग जिसको संचालन करने का जो जिम्मेदारी होता है या संचालन जो करते हैं वो कोई निजी व्यक्ति करते हैं, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। हाँ, सरकार जो है उसका जो समिति है, सरकार से आपको लाइसेंस वगैरह ये सब लेना पड़ता है, लेकिन आप उसमें स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, किस दिन ओपन करना है, किस दिन बंद करना है, इस तरीके का जो है आपके हाथ में होगी, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष यानी कोई आदमी के या फिर सरकारी समिति के हाथों में होता है, निजी उद्योग कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी जिसका संचालन की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है वो सार्वजनिक, और जो किसी व्यक्ति विशेष यानी निजी व्यक्ति के हाथ में होती हो गया निजी उद्योग, ठीक है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है, इसी प्रकार का कारखाना है, यानी यह निजी उद्योग है ना, याद रखेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है यह निजी उद्योग है, निजी कारखाना जो जमशेदपुर में है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन को आज के वीडियो में हमने कवर किया, और तीनों क्वेश्चन आप एग्जाम वाली रात में देख लेना। निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप सही से लिख पाएंगे। बाय।